हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम टॉपिक करने वाले केटीजी। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम रहती है और बच्चे मेरे से हमेशा बोलते हैं सर इस चैप्टर को कैसे करें, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम में क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो बच्चों मैंने सोचा क्यों ना एक इस टॉपिक पर लेक्चर बनाया जाए जिसमें मैं आपके पूरे डाउट्स को क्लियर कर दूं और इसका एक क्विक रिवीजन करा दूं 60 से 70 मिनट्स में। अपन कोशिश करेंगे कि इसको 60 से 70 मिनट में कंप्लीट कर लें और मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगा, थ्योरी किस पार्ट से न्यूमेरिकल आते हैं। और फिर इसके बाद मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा इस चैप्टर के, जिसके आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं हमारे एग्जाम में बच्चों। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस सीक्वेंस में हम वो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको एजम्पशंस बताऊंगा जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लिए गए थे। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में। फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो हम देखेंगे और उसकी हेल्प से फिर हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस निकालेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ गैसेस वो निकालते हैं। आपको पता है 3 टाइप की स्पीड होती है, अपन 3 टाइप की गैसेस की स्पीड पढ़ते हैं। आरएमएस होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। फिर आपकी एवरेज स्पीड होती है या मीन स्पीड होती है, एवरेज स्पीड को ही मीन स्पीड भी कहते हैं। और फिर कौन सी होती है बच्चों हमारी एमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो जब कुछ नहीं दिया होता है तो हमेशा आरएमएस स्पीड लेके ही चलते हैं क्योंकि वही हमें एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ठीक है, वो अपन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा, है ना। और फिर उसके बाद हम गैस के कितने लॉज होते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हम 5 लॉ पढ़ेंगे, वेल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्रामर लॉ ऑफ डिफ्यूजन और बहुत सारे जो जो भी अपन पढ़ेंगे। जब टॉपिक करेंगे तो वहां पे अपन देखेंगे कि कौन कौन से लॉ हमको पढ़ने हैं। फिर हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों यहाँ से सबसे ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में सवाल आने के, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, काइनेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, सब अपन देखेंगे, है ना। फिर है द लॉ ऑफ इक्को पार्टीशन ऑफ एनर्जी, या इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉलीएटमिक गैस की, हमारे पास कोई गैस है पॉलीएटमिक, या वो डायटमिक हो या ट्राइएटमिक हो, पॉलीएटमिक अगर गैस है हमारे पास कोई भी तो हम उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी इसमें डिफरेंट होता है। ट्रांसलेशनल जहां पे हम सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन ले रहे हैं और गैस की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। लेकिन मोनोएटमिक में क्या होता है, सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, इसलिए वहां पे अपन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोनोएटमिक गैस सेम फॉर्मूला आता है। लेकिन डायटमिक में हमें पता है कि वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है अगर हम हाई टेम्परेचर पे जाते हैं। वो सब बातें हम करेंगे ना। आप देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ आपने चैप्टर पढ़ लिया है, मैं सिर्फ इसका आपको क्या करा रहा हूँ बच्चों, रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। तो मेरी बातें आपको जब समझ में आएंगी जब आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ तो इसमें कम से कम 5 से 6 क्लास लगती है इस चैप्टर को कवर करने में, उससे भी ज्यादा लगती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटमिक एंड डायटमिक गैस। मोनोएटमिक और डायटमिक गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी और सीवी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखेंगे लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मीन फ्री पाथ एंड मीन फ्री टाइम। इन पे भी न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। उन्होंने पूछा था कि अगर मॉलिक्यूलर डायमीटर डी है तो मीन फ्री पाथ डी के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/d² आता है, डी की पावर -2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन वो भी देखेंगे। तो हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए और बेसिक पता होना चाहिए कि निकाला कैसे जाता है। ठीक है बच्चों, तो इतने टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं और जो भी हमारा सवाल आया केटीजी इन्हीं टॉपिक्स से आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एजम्पशंस कौन कौन से लिए गए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो बच्चों स्टार्ट करते। तो पहला एजम्पशन क्या लिया उन्होंने, देखिए कि ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, तो जितनी भी गैसेस है दे आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एक गैस के सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस की बात करें तो उसमें मान लो बहुत सारे, जैसे 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले लें हम तो हमें पता है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे सिंगल गैस के। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल सब सेम होंगे लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से क्या होंगे बच्चों, अलग होंगे। तो मतलब कहने का क्या है, द मॉलिक्यूल्स of the same gas are same but of different gases are different। ठीक है, और सभी गैसेस किसकी बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड अजम्पशन देखते हैं, जो मॉलिक्यूल की साइज ली गई ना बच्चों वो बहुत कम ली गई इन कंपैरिजन टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स। क्या बोला मैंने आपको कि जो मॉलिक्यूल की साइज है वो हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, मतलब हम मान के चलते बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, और स्फेरिकल मान के चलते और बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, और उनकी जो
साइज है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड एजम्पशन। तो इसमें बोला गया बच्चों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर कोई भी फोर्स को एक्सर्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब जब वो कोलिजन करते हैं एक दूसरे, अब रैंडम मूव कर रहे थे भाई, देखो एक कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपस में कोलाइड करेंगे, तो जब ये कोलाइड करेंगे जब ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसके अलावा अभी एक दूसरे पर ये फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे, मतलब अपन कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन अभी क्या मान के चल रहे हैं हम, जीरो ली गई। किसमें ली गई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि जितने भी कोलिजन्स होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ द कंटेनर और बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर, सभी के सभी कोलिजन्स कैसे होते हैं बच्चों, हमारे इलास्टिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं सभी कोलिजन्स, इलास्टिक इन नेचर, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है जब वो कोलाइड करते हैं बच्चों। ठीक है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कौन से लॉ को ओबे करते हैं बच्चों, सब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। मतलब क्या कि जो कोलिजन जब एक करेंगे तो एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी dp बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। यही तो न्यूटन का लॉ था, और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बच्चों, उस लॉ को फॉलो करते हैं। और बच्चों नेक्स्ट एजम्पशन ये है कि जो भी कोलिजन्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, मतलब जो टाइम लगता है ना कोलिजन में वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस, इन कंपैरिजन टू द टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल टू कवर द फ्री पाथ। अब ये फ्री पाथ क्या होता है, तो क्या होता है फ्री पाथ, पहले आप समझिए कि मॉलिक्यूल जब इससे टकराने के लिए जाता है ना तो उसके पहले स्ट्रेट डिस्टेंस चलता है, और जो स्ट्रेट डिस्टेंस चलता है यही कहलाता है फ्री पाथ। क्या कहलाता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज द फ्री पाथ। ठीक है, अपन मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो इन सब का एवरेज ले लेते हैं, वो बाद में बात करेंगे अभी, है ना। तो मीन फ्री पाथ, तो जो टाइम लिया गया टू कवर द फ्री पाथ एंड जो कोलिजन होने में टाइम लगा, जो कोलिजन होने में टाइम लगा वो नेग्लिजिबल था, बहुत कम था इन कंपैरिजन टू द टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल्स टू कवर द फ्री पाथ। ठीक है बच्चों, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। मतलब आप क्या बोलोगे, द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, that is the time during which a collision takes place is negligible as compared to the time taken by the molecule to cover the free path। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन पे आते हैं। ठीक है, जो कि नेक्स्ट एजम्पशन जो है वो फ्री पाथ की डेफिनेशन ही है, और फ्री पाथ मैंने बताया कि आपको पता है कि बिटवीन टू कोलिजन्स द मॉलिक्यूल travels in straight line and the distance covered by the molecule before collision is known as free path। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट है कि जब किसी गैस को कंटेनर में लिया जाता है बच्चों तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सभी डायरेक्शंस में। क्या हो जाती है बच्चों, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सभी डायरेक्शंस में। इसका मतलब ये है कहने का कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी हुई हमारी, या मोशन ऑफ द पार्टिकल हुआ, या फिर हमारा क्या हुआ, मॉलिक्यूलर डेंसिटी हो गई, मोशन ऑफ द पार्टिकल हो गया, और हमारी डेंसिटी हो गई, मास डेंसिटी हो गई, वो सभी क्या हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती है इन ऑल द डायरेक्शंस। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बच्चों ये एजम्पशंस थे जो हम लेके चलते हैं, अगर इस पे आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। मैंने क्या बताया, साइज बहुत छोटी ली गई इन कंपैरिजन टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से लॉ को ओबे करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो कोलिजन में लगने वाला टाइम है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द टाइम टेकन टू कवर द फ्री पाथ, मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने बताया जब हम एक कंटेनर में गैस लेते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सभी डायरेक्शन में, इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया। और बच्चों इस सभी के सभी एजम्पशंस कैन ओनली बी जस्टिफाइड अगर हम इस कंटेनर में जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हो वो बहुत ज्यादा हो, और नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे तो इन एजम्पशंस को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब ये एजम्पशंस वैलिड नहीं होंगे हमारे बच्चों। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बताओ कोई भी गैस को, ये भी मतलब इसका टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, कोई भी गैस को हम आइडियल गैस कब कहते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, और उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर पे कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए तो उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, कम से कम होनी चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए, और प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या रिलेशन होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, या हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, आप ऐसे करके चार ऑप्शन बना सकते हो। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो आप एक रिलेशन जानते होंगे, आप जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एनआरटी होता है, या आइडियल गैस इक्वेशन होता है, इतना तो आप जानते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू, यहाँ पे एक मैं आपको इक्वेशन दूंगा उसको आप याद रखिए, बहुत काम आएगा वो आपको। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू आर इंटू टी, और इस वॉल्यूम को यहां ले आएंगे, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, इंटू सॉरी डेंसिटी ऑफ द गैस, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन mw। ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल नहीं है, ये मास ऑफ द गैस है और ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द गैस आर टी। तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम डब्ल्यू आर टी, ये आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी गैस को अगर आइडियल गैस होना है तो उसकी डेंसिटी कम से कम होनी चाहिए। डेंसिटी कम होनी चाहिए तो कंडीशन क्या है, देखो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों, टेम्परेचर होना चाहिए हाई और प्रेशर क्या होना चाहिए लो, प्रेशर होना चाहिए लो। जब कोई भी गैस जब वो लो प्रेशर पे होती है और हाई टेम्परेचर होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है बच्चों। तो दीज आर द एजम्पशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसका मैं सीधा फॉर्मूला बताऊंगा और इसके डिफरेंट फॉर्म भी बताऊंगा जिससे हमसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, हमें बस वैल्यू पुट करनी होती है, हमारा आंसर आ जाता है। और इसकी हेल्प से हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस भी निकाल सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और हम रिलेशन देखेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस में क्या रिलेशन होता है। याद रखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, ये दोनों अलग अलग चीज है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द गैस की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन, ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, सब उसमें ऐड हो जाते हैं। वो अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से निकाल सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा, क्या लिखना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो बच्चों इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, है ना, 1/3 रो डेंसिटी ऑफ द गैस इनटू VRMS का स्क्वायर, यही होता है ना प्रेशर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। इसका डेरिवेशन कराया गया होगा आपको और आपने इसको वही इस पे जो फोर्स निकाली होगी dP/dt से ही निकाली होगी, फिर उसका प्रेशर आपने पर यूनिट एरिया निकाल लिया होगा फोर्स, तो दैट विल बी द प्रेशर। ठीक है, चलो अपन डेरिवेशन पे अभी नहीं जा रहे हैं बच्चों। अब देखो हम रो को क्या लिख सकते हैं, इसको ना अब अपन क्या चाहते हैं ना, हम यहाँ से एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि क्या आती है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द गैस है, और VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेंसिटी की जगह मास ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ द गैस लिख सकते हैं ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू VRMS का स्क्वायर। ठीक है, अब PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 मास ऑफ द गैस इनटू VRMS का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, वॉल्यूम को मैं यहां ले गया तो P इंटू V हो गया इंटू 1/3 मास इंटू VRMS का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 मास ऑफ द गैस इनटू VRMS का स्क्वायर। तो देखो मास ऑफ द गैस है, VRMS का स्क्वायर है। याद रखिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस नहीं है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अलग होता है। वो क्या होता है, मास को अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे टोटल मास को, तो हमें मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस मिल जाएगा। वो अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल का अच्छे से याद रखना किससे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा मॉलिक्यूलर डेंसिटी भी आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलो ठीक है, वो अपन धीरे धीरे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, है ना। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 1/2 इंटू मास इंटू VRMS का स्क्वायर चाहिए था। तो यहाँ पे 1/2 नहीं था, तो 1/2 लाने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब एक टर्म देखो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा 3PV/2 इक्वल टू 1/2 इंटू मास इंटू VRMS का स्क्वायर बच्चों। और ये जो है, ये जो टर्म है 1/2 मास इंटू VRMS का स्क्वायर, यही कहलाती है हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, बच्चों समझे अच्छे से, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस कितनी आ गई, 3PV/2। लेकिन हमें तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन चाहिए था, ये तो प्रेशर और वॉल्यूम में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों हमारा, वो होता है PV इक्वल टू nRT। क्या होता है बच्चों, PV इक्वल टू nRT। मतलब PV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेकंड बच्चों, PV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PV की जगह लिख सकते हैं हम nRT। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, चलो तो क्या आ गया भाई, 3/2 RT इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
ये टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 3/2 RT। और मोनोएटॉमिक गैस की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमको पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गई। अब कभी कभी ना सवाल हमसे ये नहीं पूछा जाता कि बताओ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस क्या होगी, वो तो ये होगी। हमसे पूछा जाता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या होगी। तो 1 मोल ऑफ गैस क्या करोगे, n इक्वल टू क्या रख दोगे, सॉरी यहाँ n कहां चला गया, n था ना, P इक्वल टू nRT होता है ना। तो अगर पर मोल पूछा जाए तो देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो क्या होगी बच्चों 3/2 RT होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी, पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो पर मॉलिक्यूल क्या होगी, फिर कैसे करोगे, क्या करोगे, एक क्या है, एक मोल की, और पर मॉलिक्यूल निकालना है तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं आपको पता है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो हम अगर इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो बताओ मिल जाएगी अपन को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की नहीं मिल जाएगी, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी बच्चों। तो क्या आ जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, अपन क्या करेंगे इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे। और RY जो होता है वो होता है एक नया कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कितना आ जाएगा 3/2 kV इंटू टी। एक क्या है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 molecule of gas at temperature T। तो दिस इज 1 molecule की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये 1 मोल की है और ये n मोल की है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। तो अपन यहां से भी देख सकते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर को डबल करने से, नंबर ऑफ मोल को अगर हम फिक्स रखते हैं, टेम्परेचर को डबल करने से क्या होगी, हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपन को नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है, मैंने आपको बताया नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइप की स्पीड हमको पढ़ना है गैसेस की, कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, और उनके फॉर्मूले देखने हैं और उनके डिफरेंट फॉर्म में फॉर्मूले देखने हैं। ठीक है, और फिर तीनों में रिलेशन देखना है कि अगर टी टेम्परेचर पे कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा होती है गैस की, अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, सेम नंबर ऑफ मोल्स लिए गए हैं सभी गैसेस के, और सभी गैसेस टेम्परेचर टी पर है, सेम गैस भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो उनके स्पीड का रेशियो भी पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें हमसे पूछ सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। ठीक है, क्या होती है ये आपको पता होगा, 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। याद रखिए मॉलिक्यूलर वेट यहाँ किस में रखा जाएगा, केजी पर मोल में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, केजी पर मोल में। जैसे फॉर एग्जांपल O2 के लिए रखना होगा तो हम क्या रखेंगे, O2 क्या होता है 32 ग्राम पर मोल होता है, इसको केजी में रखना है तो क्या रखेंगे यहाँ पे एमडब्ल्यू रखेंगे 32 इंटू 10 की पावर -3 केजी पर मोल होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सही यूनिट में यहाँ पे रखोगे जब भी आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसको किसमें रखा जाएगा, केजी पर मोल में रखा जाएगा। ठीक है, और आर तो हम जानते हैं 8.314 क्या होता है, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और टी तो फिर अपन को केल्विन में रखना है बच्चों। इसको अपन डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे अपन को इसको प्रेशर और डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था कि जो अपना रो आया था, याद है आपको, रो अभी मैंने निकलवाया था, या फिर आप ऐसा देख लो पी बाय रो जो होता है ना वो RT अपॉन MW होता है। ठीक है, तो रो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, तो अपन क्या करेंगे RT बाय MW की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, RT बाय MW की जगह हम लिख सकते हैं P बाय रो, तो कितना हो जाएगा 3P बाय, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस बच्चों। अच्छा, और भी हो सकता है, मान लो मैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस दिया हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे, है ना, तो वो भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर मुझे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस दिया हो तो हम VRMS कैसे निकालेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो जैसे ये है RT बाय MW क्या है, दिस इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये तो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों, इतना हम जानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यार, हम R को क्या लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं KV इंटू Na। KV क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और Na क्या है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर है, बहुत बढ़िया, इंटू T अपॉन MW बच्चों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो KV इंटू T अपॉन MW अपॉन Na लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये तो मैथमेटिकली एक ही है ना। अब मुझे ये बताओ ये है क्या,
अगर आप ध्यान दें तो ये है क्या, ये है स्मॉल m, ये क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। कैसे पता चला मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है? ऐसे पता चला कि देखो ये क्या था, ये क्या था, एक मास था 1 मोल का, 1 मोल का मास था, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ द ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, और इसको आपने डिवाइड कर दिया अगर 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे, तो क्या मिलेगा अपन को मिलेगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। आप तो इतना समझिए, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल है 1 मोल का, और ये क्या है, 1 मोल में होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसके आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं kb इंटू टी अपॉन स्मॉल m। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो 3 kb t अपॉन स्मॉल m। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, kb t। अगर आप देखो यहाँ r लिख रहे हैं तो यहाँ mw है, दिस इज द मास ऑफ द गैस इन kg पर मोल। ठीक है, अपन को पता है 1 मोल गैस का मास है। ठीक है, और ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, समझ गए ना बात को, गैस के 1 मॉलिक्यूल का मास है ये, और ये क्या है, गैस के 1 मोल का मास है। तो आर आएगा तो गैस के 1 मोल का मास, और केवी लिखना है तो क्या लिखना है अपन को यहाँ पे, गैस के 1 मॉलिक्यूल का मास। चलो इन द सेम वे अब अपन को ये होगी अपनी आरएमएस। मैंने आपको बताया था 3 टाइप की स्पीड हम पढ़ेंगे, तो एक होगी अपनी आरएमएस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है बच्चों एवरेज और मीन। तो एवरेज और मीन क्या होता है, देखो 3 की जगह आता है 8 अपॉन पाई आर टी अपॉन एमडब्ल्यू, फिर बाकी वही आ जाएंगे फॉर्मूले। तो अपन को 3 जगह यहाँ रखना है 8 अपॉन पाई फैक्टर आता है, तो यहाँ पे भी 8 अपॉन पाई पी वाई रो हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8 अपॉन पाई के बी टी अपॉन स्मॉल है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब तीसरी कौन सी है भैया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में 2, यहाँ 3 आता है, यहाँ पे 8 अपॉन पाई आता है, मोस्ट प्रोबेबल में यहाँ 2 आता है, तो 2 आर टी अपॉन एमडब्ल्यू। आपको याद होंगे सब फॉर्मूले, कोई बड़ी चीज नहीं है। 2 पी अपॉन रो बच्चों, और यहाँ पे पी क्या है, रो क्या है, वो सब तो क्लियर है अपन को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 kb t अपॉन स्मॉल m। बच्चों कई बार ऐसा सवाल आता है कि एक गैस है, एक पर्टिकुलर गैस है आपके पास, उसका टेम्परेचर T है, तो उनकी तीनों स्पीड में कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा होगी उस गैस की, और कौन सी स्पीड सबसे कम होगी। तो आप देख सकते हो, आराम से कर सकते हो। अगर टेम्परेचर सेम है और किसी पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर गैस का एमडब्ल्यू सेम हो जाएगा, है ना, और टी भी सेम हो जाएगा, और आर तो सबके लिए सेम होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो अपन देख सकते हैं कौन सबसे बड़ा, कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा होगी गैस की, और कौन सी स्पीड सबसे कम होगी। तो कौन सी होगी सबसे ज्यादा बच्चों, वीआर में सबसे ज्यादा होगी किसी पर्टिकुलर गैस की टेम्परेचर टी, उस गैस की वीआर में सबसे ज्यादा होगी। फिर कौन आएगा बच्चों, वी मीन आएगा। फिर कौन आएगा बच्चों, एमपीएस आएगा। देखो 8 अपन पाई जो है ना, वो 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 से ज्यादा होगा और 3 से क्या होगा बच्चों, कम होगा। उसकी आप वैल्यू भी याद कर सकते हो, तो यहाँ से रेशियो भी आप निकाल सकते हो। रेशियो भी अगर कोई पूछ ले तो क्या आएगा, 3 रेशियो 8 अपॉन पाई रूट में आएगा, है ना, रेशियो √2। ठीक है, इनकी वैल्यूज भी आप याद कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर गैस का टेम्परेचर टी, इन तीनों में, इन तीनों स्पीड का रेशियो क्या होता है बच्चों। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अपन ग्रेविटेशन को भी लिंक कर सकते हैं। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, और पूछा भी गया 2017-18 में नीट में पूछा गया, और जेडब्ल्यू और मेंस का फेवरेट क्वेश्चन होता है वो। ठीक है, समझते हैं क्या पूछता है, वो पूछता है कि बताओ एटमॉस्फेयर का होना या ना होना किस चीज पे डिपेंड करता है। तो देखो बच्चों, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम जानते हैं बहुत सारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भी होती हैं, हम सब कुछ जानते हैं, है ना। तो उसमें पूछता है एटमॉस्फेयर कब होगा कब नहीं होगा। तो आपको पता है मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, जब तो यहाँ पे जीवन पॉसिबल है, लेकिन मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसा क्यों। तो देखो यार, क्या होता है, एक होता है एस्केप स्पीड। आप जानते हो एस्केप स्पीड क्या होती है। एस्केप स्पीड वो होती है अगर किसी बॉडी को उस प्लैनेट के सरफेस पर अगर हम उतनी स्पीड दे देंगे तो वो क्या करेगा, उस प्लैनेट से बाहर चला जाएगा, मतलब उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। अर्थ के लिए कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, आप जानते हैं ये चीज, है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर का कुछ, तो वो क्या करते रहते हैं ना, वो रैंडम मूव करते रहते हैं, इतनी स्पीड से करते रहते हैं वीआरएमएस से। अब सोचो अगर वीआरएमएस ज्यादा हो जाए एस्केप स्पीड से उस प्लैनेट की, समझ रहे हो बात को, अगर वीआरएमएस ज्यादा हो जाए उस प्लैनेट की एस्केप स्पीड से, तो क्या करेंगे, गैसेस एस्केप करके बाहर चली जाएंगी, मतलब वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता। मून में यही होता है, मून में क्या होती है, जो उसकी एस्केप स्पीड है वो बहुत कम है ना, 3.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का। तो वहां पे जो गैसेस की वीआरएमएस होती है, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है ये, वो ज्यादा होती है वहां के एस्केप स्पीड से, इसलिए वहां पे मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, उसके सरफेस को वहां की मून की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर जाते हैं बच्चों, एस्केप कर जाते हैं। तो ऐसे सवाल कर लोगे ना। अच्छा बताओ, अगर कंटिन्यूसली हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए अर्थ का, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो वीआरएमएस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि बताओ
ऑक्सीजन कितना सरफेस का टेम्परेचर हो जाए, या अर्थ के सरफेस का कितना टेम्परेचर हो जाए, या एटमॉस्फेयर का कितना टेम्परेचर, जो बहुत टाइप से लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि एटमॉस्फेयर का कितना टेम्परेचर हम कर दें जिससे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस एस्केप कर जाए। तो आप क्या करोगे, आप इसको किसके बराबर कर दोगे, इसको आप कर दो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिए किलोमीटर पर सेकंड, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, वो आप जानते हो इतना है ना, तो उसको कर देना बराबर। तो यहाँ से आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है ऑक्सीजन का पर मोल क्या होता है, 32 × 10⁻³ kg पर मोल होता है, उसको रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। एम्स में बहुत पहले एक सवाल पूछा गया था बच्चों कि अगर हम अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली, अर्थ के सरफेस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर हम कंटिन्यूसली बढ़ाते जाए तो बताओ सबसे पहले कौन सी गैस एस्केप करेगी। तो बताओ कौन सी गैस एस्केप करेगी। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वीआरएमएस बढ़ता जाएगा, सबसे पहले किसका वीआरएमएस सबसे जल्दी बढ़ जाएगा, मतलब 11.2 कौन सी गैस का वीआरएमएस सबसे पहले हो जाएगा, उसका हो जाएगा जिसका एमडब्ल्यू सबसे कम होगा। क्या होगा, एमडब्ल्यू सबसे कम हो। तो अगर ऑप्शन दिए हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक और गैस कोई ले लो, है ना, तो क्या आंसर आएगा उसका, मीथेन ले लो, तो आंसर आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो ये सबसे कम होगा जिस कारण उसकी वीआरएमएस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर गैसेस। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो ऐसे सवाल भी हमसे पूछे जा सकते हैं और आप आराम से बना सकते हैं। आप देख लीजिए, आपको वीआरएमएस ऐसे निकालना है कि ऐसे निकालना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वहां पे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस दिया हो तो आपको वीआरएमएस ऐसे निकालना है, वहां पे मास ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस दिया हो तो वीआरएमएस ऐसे निकालना है। बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, इसके अलावा और बहुत आसान होता है चैप्टर, लेकिन बच्चों को इसमें यूनिट में बहुत सारी दिक्कत होती है, इसलिए उनको ये चीजें समझ में नहीं आती है बच्चों। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, गैस के लॉस को पढ़ना है, तो उनको अपन देख लेते हैं और फिर अपन उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं गैस के लॉस को। चलिए बच्चों, अब अपन क्या देखते हैं, गैस के लॉस को देखते हैं कि कौन कौन से लॉ है जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, तीसरा है एवोगैड्रोस लॉ, फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और फिर नेक्स्ट क्या है, ग्रामन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप याद कैसे रख सकते हैं इन दोनों को। देखो यहाँ पे आप लिखें टी और यहाँ पे लिखें पी। अब आप कैसे टी और पी लिखेंगे, देखो ये क्या है, बॉयल से, तो बॉयल टी, बॉयल BOIL वाला बात कर रहा हूं मैं ना, तो अपन टी को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बॉयल टी से याद रखें। और एक क्या है, चार्ल्स को पढ़े चाय, और चाय क्या करते हैं, पीते हैं, तो चाय पी। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा आपको मैं बता रहा हूं। ये लॉ कहता है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, दैट मींस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है कोई गैस का, एक गैस कंटेनर में दी है, इसका कुछ मास है, मान चलो इसका मास m है, कैपिटल M है, कुछ भी मान लो, है ना, मास m है। अगर इसका टेम्परेचर क्या है बच्चों, अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, एक चीज और याद रखेंगे, PV = nRT, तो हम जानते हैं अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो R तो है ही कांस्टेंट, है ना, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाती है। M क्या है, अगर इसका मास अपन को गिवन है, मास फिक्स है, तो n नंबर ऑफ मोल्स भी इसके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, मतलब ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएंगी, तो PV = कांस्टेंट आ जाएगा। या अपन ये बोल सकते हैं कि P देन द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये कहता है ये लॉ कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस, तो उसका जो वॉल्यूम होगा या उसका जो प्रेशर होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल, अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। बच्चों समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे अपन पीवी कर्व बनाना चाहे तो कैसा बनेगा बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कि नहीं बनेगा, PV = कांस्टेंट या P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो कैसा बनेगा हमारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। हम ही जानते हैं जब ऐसा होता है y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x होता है ना, तो ये क्या किसका कर्व होता है, x × y = कांस्टेंट होता है, तो इसका होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, हम जानते हैं चीज, तो ये बनेगा हमारा, है ना। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर अपना क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, T = कांस्टेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चाहे P, तो अब P साहब समझ गए होंगे, इसमें क्या रहेगा, द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, देन अब प्रेशर कांस्टेंट है ना, और n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो V जो होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, V और T के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं, ये बना दिया स्ट्रेट लाइन। बताओ ऑरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, ऑरिजिन से पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दैट विल डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया है तो ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, बताओ क्यों, क्योंकि ऑरिजिन से, अगर आपने ऑरिजिन से पास करा दिया और टेम्परेचर केल्विन में दिया है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो तो गैस का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता तो फिर ये ऑरिजिन को पास कर सकता है, मतलब ऑरिजिन से निकल सकती है लाइन, लेकिन
अभी ओरिजिन को पास नहीं करेगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी विच विल पास थ्रू द ओरिजिन, मतलब अपन को अभी ओरिजिन से निकालना नहीं है, अपन को यहाँ पे डॉटेड बनाना है। डॉटेड बनाने का मतलब समझ में आया? टेम्परेचर यहाँ किस में दिया? केल्विन में। समझ में आ गया बात? अगर डिग्री सेंटीग्रेड में होगे तो आप यहाँ से भी लाइन खींच सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको। नेक्स्ट क्या है? एवोगाड्रो लॉ। ये क्या कहता है कि मान के चलो हमारे पास दो कंटेनर है, इसमें भी गैस है और इसमें भी वही गैस है, दोनों में गैस सेम है, ध्यान रखिए ना, और इन दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, इन दोनों का प्रेशर भी सेम है। अब बचा ही क्या भाई? तो दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो क्या कंटेन करेंगे? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के सेम होंगे यार। P सेम है, V सेम है, T सेम है, सॉरी हाँ ठीक है, P सेम है, देखो दोनों गैस का, V भी सेम है, N भी सेम है, क्योंकि है ना, नहीं सॉरी, टेम्परेचर भी सेम है दोनों का, ठीक है। तो N भी तो दोनों का क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब नंबर, दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या यू कैन से दे विल, द गैस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब दोनों क्या करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या बोलेंगे? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। समझ में आ गया? ये तीनों लॉ बहुत ही आसान है, और ये तीनों लॉ मिला के हमारा क्या बनता है? PV इक्वल टू nRT बनता है। चलो इन दोनों को समझते हैं। इन दोनों को समझने के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा। मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे, दोनों लॉ हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिजिक्स में तो उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन इस पर इसमें जो है ना, केमिस्ट्री में जरूर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपने किए भी होंगे, आपको ये पता भी होगा कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है, अगर एक कंटेनर है उसमें बहुत सारी गैसेस है ना, उनका सभी गैसेस का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T, एक कंटेनर में रख दिया तो सबका वॉल्यूम V हो गया, और टेम्परेचर कितना है बच्चों? T है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें टोटल प्रेशर एक्साइटेड निकालना है कि वो गैस का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं वहां पे? P1 प्लस P2, मतलब पहले हम क्या करते हैं, उन सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर निकालते हैं और उनका सम कर देते हैं, तो हमें उसको क्या पता चल जाता है? व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर एक्साइटेड बाय ऑल द गैसेस। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ क्या कहता है ये लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बच्चों ये लॉ कहता है कि एक कंटेनर ले लो भाई जल्दी से, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ले लो। एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V है, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ले लो, चार पांच प्रकार की गैसेस है, मतलब यहाँ पे देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। इन सबका टेम्परेचर T है, ठीक है। दूसरी गैस को, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को रेड कलर के पेन से बना लेते हैं, ये दूसरी गैस होगी, ठीक है बच्चों। और एक और ले लेते हैं भाई ब्लू कलर की, ये तीन गैसेस हैं, इसमें बहुत सारी गैसेस हो सकती है, मैंने तीन ली हुई है, ठीक है। सभी गैसेस का टेम्परेचर T है, सभी गैसेस का वॉल्यूम V है। अब बोलता है कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ द गैसेस, और याद रखिए गैसेस आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, दीस आर द गैसेस व्हिच डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो अगर मुझे इस यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालना है इसका, इन सभी गैसेस का, तो हम लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3। ये P1 P2 P3 का तीन गैसेस है, तो हमने तीन लिखा, चार होता तो चार करते, पांच है तो पांच। ये क्या है इनके? ये है इनके बेटा पार्शियल प्रेशर। क्या है इनके? ये पार्शियल प्रेशर। मतलब कहने का ये है कि मान के चलो अगर इसमें सिर्फ ब्लैक वाली गैस होती, इतने ही वॉल्यूम में, ध्यान रखिए वॉल्यूम हम उतना ही लेना है जितना हमने मिक्सर का लिया, उतना ही वॉल्यूम इस अकेली गैस का भी लेना है। इसका वॉल्यूम V होता और इसका भी टेम्परेचर T होता, तो मान चलो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करती वो कहलाता P1, वो इसका कहलाता पार्शियल प्रेशर। तो इसका हम पहले उतने ही वॉल्यूम उतने टेम्परेचर पे प्रेशर निकालेंगे, फिर दूसरी वाली गैस जो हमारी ब्लू कलर की गैस है उसका निकालेंगे, फिर रेड कलर की गैस है उतनी ही वॉल्यूम उतने टेम्परेचर पे उसका प्रेशर निकालेंगे, वो सब उनका क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। और उन दोनों का हम अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमें टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मिक्सचर ऑफ द गैसेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी गैसेस होनी चाहिए व्हिच डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। समझ में आ गया होगा आपको, है ना? इससे ज्यादा मुझे समझ जाने की जरूरत नहीं है। जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे P1 क्या है? P1 is the pressure exerted by the gas number 1, और गैस नंबर 1 at the volume V and temperature T। वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए जितना मिक्सर का था, इस अकेले गैस का भी उतना ही लेना है, और इस मिक्सर का जितना टेम्परेचर था इस अकेले गैस का भी उतना ही टेम्परेचर होना चाहिए। जब आप इंडिविजुअल प्रेशर निकालेंगे उतनी ही वॉल्यूम उतने टेम्परेचर पे निकालेंगे जितना कि हमारा किसका था? मिक्सर का था। समझ में आ गया? चलो लास्ट लॉ देखते हैं, लिखो सब लोग जल्दी से, ग्रामन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये सब आपने केमिस्ट्री में और भी अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन ठीक है मैं भी बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे ना दो कंटेनर, ये हमारे दो कंटेनर है, इसमें एक गैस है, इसमें एक अलग गैस है। तो ये बोलता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है पहले हमें जानना पड़ेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, अगर आप इसमें होल कर दोगे तो क्या होने लगेगा, इससे गैसेस मॉलिक्यूल कहाँ निकलने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग आउट दिस होल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में अगर एक यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हम यहाँ पे होल कर दे तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इससे निकल रहे हैं वो कहलाएगा, इस गैस का क्या कहलाएगा, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाएगा। इतना समझ में आ गया, लिख लो इतना जल्दी से। अब इसका प्रेशर P है और टेम्परेचर T, इसका भी प्रेशर अगर P और टेम्परेचर T है। देखिए यहाँ पे प्रेशर दोनों गैसेस का मैंने सेम लिया, टेम्परेचर भी सेम लिया, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जब अपन लॉ को डिफाइन कर रहे हैं तो फिक्स है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गैसेस का सेम है। और यहाँ पे मान लो आपने एक होल कर दिया 1 मीटर स्क्वायर का, यहाँ पे होल कर दिया 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ कर दिया। 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है तो अपन मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ कर दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ कर लिया। तो यहाँ से क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। तो कितने गैसियस मॉलिक्यूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया इससे बाहर निकल रहे होंगे वो कहलाएगा हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन। और ये बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ देयर डेंसिटी। समझ में आ गया, रूट ऑफ देयर डेंसिटी। अब अपन एक चीज और जानते हैं, अपन जानते हैं रो इक्वल टू क्या होता है, एम डब्ल्यू इंटू आर अपॉन, नहीं सॉरी, एम डब्ल्यू पी अपॉन आर टी। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब देखो अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो अपन ये बोल सकते हैं रो इज प्रोपोर्शनल टू एम डब्ल्यू, मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कब हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल, ये बताओ तो मुझे, जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो गैसेस का। तो देखो यहाँ पे है भी, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपन को पता है रो इज प्रोपोर्शनल टू एम डब्ल्यू, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात को। तो ये अपना हो गया, ये अपना रेट ऑफ ग्रामर्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इतना क्लियर हो गया बच्चों, सभी लोग क्लियर हो गए। अच्छा इसको मैं तुम्हें दो फॉर्म और यहाँ पे बता रहा हूँ, वो भी आप याद रखेंगे। अच्छा रेट ऑफ डिफ्यूजन को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अगर हमें दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है R1 और R2, तो पहले तो क्या हो जाएगा, अगर उनका टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी उन दोनों गैसेस का सेम है मान के चलो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ऐसा होगा तो अपन लिखेंगे ρ2 अपॉन ρ1, रूट ओवर ρ2 अपॉन ρ1 एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन मान के चलो एट, अगर हम सेम टेम्परेचर की बात करें तो क्या होगा, और प्रेशर अलग अलग है अगर, तो प्रेशर अगर अलग अलग है बच्चों तो आप ऐसे याद रखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा अपना P1 अपॉन P2, रूट में आ जाएगा बच्चों MW2 अपॉन MW। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना कि नहीं हो रहा है भाई। अब यहाँ पे MW1 को ρ2 मत लिख लेना भाई साहब, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1, ये R1 बाय R2 का रेशियो है। ये कब है, जब टेम्परेचर क्या हो यहाँ पे सेम हो लेकिन प्रेशर अलग अलग है। और ये कब है, जब टेम्परेचर भी सेम हो और प्रेशर भी सेम हो। और एक और आएगा अपना, ठीक है बच्चों, तो एक क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। R1 अपॉन R2 एक सेम प्रेशर पे आएगा, है ना, तो सेम प्रेशर पे क्या आएगा, देखो रूट ओवर T1 अपॉन T2 ρ2 अपॉन ρ1। ये भी आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो इतना आप ये लोग याद रख लेंगे, है ना। ये कब है, जब हमारा क्या सेम होगा बच्चों, यहाँ पे प्रेशर, देखो प्रेशर का टर्म नहीं है तो प्रेशर सेम है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या सेम है बच्चों बताओ तो, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर सेम है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर कंपैरिजन करना हो दो गैसेस के तो इन फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद करेंगे। और आपको यहाँ पे फिजिक्स में पूछा जाए या नहीं, आपने केमिस्ट्री में जरूर ये सब पढ़ा होगा। अब सब कुछ अलग है, प्रेशर भी अलग है, टेम्परेचर भी अलग है, तो भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो ये अब पता है, अगर प्रेशर भी अलग है टेम्परेचर भी अलग है तो अपन को पता है इसके प्रोपोर्शनल हो, इसके रूट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आप कर सकते हो यार। इतना तो आप जब अगर नीट की और JEE की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपको अगर मैंने फॉर्मूला बता दिया और मैंने अगर आपको इतना बता दिया है तो ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन को क्या पढ़ना था बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से फाइनल एग्जाम में जरूर आता है, तो उसको समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की दो डेफिनेशंस बताऊंगा, एक जो किताबों में लिखी रहती है और दूसरी वो जिससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम गैसेस की निकालना सीखेंगे कि मोनोएटॉमिक गैस की कितनी होती है वो। तो दोनों डेफिनेशन अपन देखते हैं। तो पहले जो किताबों में लिखी रहती है वो डेफिनेशन देखते हैं अपन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम इज द नंबर ऑफ, आप ऐसे किताबों में जो लिखी रहती है, डिफाइंड इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और independent quantities which are required to describe the configuration of the system completely। ठीक है, अब इससे समझ में नहीं आया तो आप ऐसा समझो, दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ। अब मैंने पहले ये बताई, पहले सुन लो, फिर से सुन लो।
द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और independent quantities which are required to describe the configuration of the system completely। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन अपन समझते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन ये है, आप तो इतना समझो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेज इन विच इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन एब्जॉर्ब एनर्जी और कैन हैव एनर्जी और कैन डू मोशन, ऐसा भी आप समझ सकते हो। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये मेरे हाथ में मान लो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये कितने मोशन कर सकता है पहले मुझे ये बताओ। तो ये एक्स में मूव कर सकता है, तो एक्स में दिस मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी, एक्स डायरेक्शन में इसके पास एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशन एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से एनर्जी हो सकती है। वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, मतलब इसके बाद वाई डायरेक्शन में एनर्जी हो सकती है। और ये जेड एक्सिस के अलोन ट्रांसलेट कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है, दैट मीन्स इसके पास जेड एक्सिस में भी एनर्जी हो सकती है। तो कितने तरीकों के इसके पास एनर्जी हो सकती है एक मॉलिक्यूल के पास? 3 तरीकों से। और ये तीनों की तीनों कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएंगे? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि पार्टिकल इन तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा था। अब एक मॉलिक्यूल है, अगर आप उसको घुमाने लग जाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो क्या पता उसके पास एनर्जी होगी? नहीं, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको रोटेट करा रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। अगर आप वाई एक्सिस का रोटेट कर रहे हैं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। और इसको अगर आप जेड एक्सिस का रोटेट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा पॉइंट पार्टिकल और लाइन ऑफ एक्सिस अगर एक ही पेयर होते हैं तो हमारा जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 0 होता है, मतलब इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं हो सकती है। और वाइब्रेट नहीं करता है लो टेम्परेचर पे, तो ना ही इसके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है। मतलब मैंने आपको ये बता दिया टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने टाइप्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 3 टाइप की। ट्रांसलेशन मोशन की वजह से जो किसी पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो उसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। और ये मैक्सिमम 3 हो सकती है। कैसे? एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है और जेड में मूव कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। अब कौन सी? रोटेशनल। तो रोटेशनल भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों? 3 हो सकती है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड किया जाता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब तक ये नहीं लिखा है कि हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जब तक अपन को उसको 0 लेके चलना है, अपन को सिर्फ 2 ही टाइप की लेना है। तो अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक गैस की, तो मोनोएटॉमिक गैस मतलब क्या? उसके पास मोनोएटॉमिक गैस, अच्छा एक टेबल बना लेते हैं, जल्दी से आप लोग टेबल बनाएंगे, वो बहुत काम की टेबल है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है बच्चों। कौन कौन सी? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीसरी कौन सी देखी हमने? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और मैंने आपको समझाया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कितने तरीकों से कोई मॉलिक्यूल अपने पास एनर्जी को रख सकता है। अगर वो ट्रांसलेट करके एनर्जी को रख पा रहा है तो उसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी। अगर वो रोटेट करके अपने पास एनर्जी को रख पा रहा है तो वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी बच्चों, है ना। और वाइब्रेट करके अगर रख रहा है, वाइब्रेट कोई मॉलिक्यूल कब करता है? हाई टेम्परेचर करता है। तो जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है किसी मॉलिक्यूल के पास, वो कब आती है बच्चों? हाई टेम्परेचर पर आती है। चलो, तो अपन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन गैस लिख लेंगे, यहाँ पे अपन लिख लेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल नहीं लिखते हैं, एक बार याद रखिए, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन अपन को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, जबकि ट्रांसलेशन और रोटेशनल जो अपन को होता है वो 1 मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी देते हैं। मतलब ट्रांसलेशनल की वजह से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, रोटेशनल की वजह से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है ना, तो उसके बाद उसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतनी चीजें क्लियर होगी? बिल्कुल सही। और वो हाई टेम्परेचर पे होती है, तो वाइब्रेशन की वजह से जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हमेशा 2 होगी, एक नहीं हो सकती वाइब्रेशन की वजह से, बस आपको इतना रखना है। तो अगर हाई टेम्परेचर की हम बात करें डायटोमिक गैस की, तो उसमें 2 आपको ऐड कर देना है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगी। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है वो किसके कितने एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग होती है? 2 मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होती है बच्चों, ठीक है। तो गैस ले लेते हैं पहले मोनोएटॉमिक। एग्जांपल बताओ भाई मोनोएटॉमिक गैस के। हीलियम, नियॉन, ये सब अपने मोनोएटॉमिक के। फिर ले लेते हैं बच्चों डायटोमिक गैस के। बहुत अच्छे समझाऊंगा, आप समझते जाना, है ना। O2 हो गया, H2 हो गया, ये सब हमारी डायटोमिक गैस हो गई। फिर कौन सी बात करेंगे? ट्राइटोमिक। और ट्राइटोमिक में बच्चों 2 टाइप की होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। उसमें दोनों ले लेते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। बच्चों लीनियर में कौन आ जाएगा? CO2। नॉन लीनियर में कौन आ जाएगा बच्चों? बोलो। H2S H2O, ठीक है। अब देखो मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल हो गया सिंगल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है। तो बच्चों बताओ ये मॉलिक्यूल है तो ये क्या कर सकता है? एक्स में मूव कर सकता है,
y में मूव कर सकता है, z मतलब इस पर ट्रांसलेट कर सकता है 3 डायरेक्शन में, इसलिए हमें पता है। और एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के बराबर होती है, मतलब एक तरीका मिलता है। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स में मूव करने की वजह से, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम वाई में मूव करने की वजह से, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जेड में मूव करने की वजह से। तो इसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, लेकिन इसके पास रोटेशनल नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पार्टिकल को अगर आप एक्स एक्सिस का घुमाएंगे या वाई एक्सिस का घुमाएंगे या जेड एक्सिस का घुमाएंगे बच्चों, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना, जैसे एक पार्टिकल, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर इस एक्सिस का और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा मैं आपसे, तो वो जीरो होगा ना, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती इसके पास। इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल हो सकती है, मूव कर सकता है। समझ में आ रही बात को? तो ये जीरो होता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। समझ में आ रही बात को? डायटोमिक गैस बनाते हैं भाई, डायटोमिक गैस को समझते हैं अच्छे से। देखो ये बना लिया हमने, डायटोमिक मतलब कितने मॉलिक्यूल है, 2। अब देखो ये क्या क्या कर सकता है, अच्छे समझना। एक्स का लॉन्ग मूव तो कर ही सकता है, वाई का लॉन्ग भी मूव कर सकता है, पूरा सिस्टम, दोनों मॉलिक्यूल एक साथ, और जेड का लॉन्ग भी कर सकता है। साथ ही साथ इसके अलोंग अगर मूव करेंगे तो इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल इसी एक्सिस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है। लेकिन इसके अबाउट तो रोटेट कर सकते हैं। समझो ये मेरे हाथ में, ये दोनों मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे, ऐसे रोटेट करेंगे तो इसके बाद रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। लेकिन बच्चों ऐसे तो कर सकते हैं ना, ऐसे मतलब किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, जेड के एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। और कैसे कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब ऐसे। देखो ये एक्सिस है और एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ एक पॉइंट पार्टिकल, यहाँ एक पॉइंट पार्टिकल है, और ये एक्सिस। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तो जीरो नहीं होगा ना, तो इसके बाद रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो बताओ कितनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, एक वाई एक्सिस के अबाउट घूमने पर आएगी और एक जेड एक्सिस के अबाउट घूमने पर आएगी, लेकिन एक्स के अबाउट घूमने पर नहीं आएगी। मतलब इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2, और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी बच्चों, 5। लीनियर में आ जाओ, लीनियर CO2, तो CO2 ऐसी बनेगा, लीनियर रहेगा मॉलिक्यूल। तो इसके पास कितना आ जाए, तो लीनियर में यहाँ 5 होती है, 3 और 2। और अगर नॉन लीनियर है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ भी होगा बच्चों, तो फिर एक्स एक्सिस के अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा। तो वहां पे आप तो इतना याद रखो। तो इसमें अगर नॉन लीनियर के लिए लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे, लीनियर का यही हो जाएगा सेम टू सेम। नॉन लीनियर के लिए क्या लिखोगे, 3, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 6। याद रखिए, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल की मैक्सिमम 3 हो सकती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 हो सकती है, ठीक है। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए डायटोमिक गैस की हाई टेम्परेचर बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो हाई टेम्परेचर पे आपको कितनी, 5 तो ये हो गई। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया उसकी वजह से कितना आएगा, 2 आएगा कि 1 आएगा, वो 2 मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग होता है, तो वहां पे अपन 2 ऐड करेंगे, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। तो डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर बच्चों, एट हाई टेम्परेचर कितनी होती है, 7 होती है। और अगर ऐसा से पूछा जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम और डायटोमिक गैस क्या होती है, तो आप बोलोगे 5 होती है बच्चों। ये क्यों पढ़ा है मैंने, ये एफ है, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। क्यों? क्योंकि आगे चल के जो हमारे थर्मो जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है या CP/CV होते हैं, वो सब एफ के टर्म्स में होते हैं। तो हमें अगर एफ ही पता नहीं होगा तो हम उन फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये टेबल बस याद रखना है, इतना अगर आप रख लोगे तो आपके सवाल बन जाएंगे, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आ गया क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ वेज इन विच द पार्टिकल can have energy or can have energy, can do motion or कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, ये सब बात होती है। और मैंने आपको एग्जांपल समझा तो ज्यादा अच्छे समझ में आया कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब इसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर सकता है तो इसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो मोनोएटमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है टोटल, और तीनों की तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डायटोमिक के पास 5 होती है, जिसमें 3 क्या होती है, ट्रांसलेशनल होती है, 2 रोटेशनल होती है एट लो टेम्परेचर, और एट हाई टेम्परेचर जाए तो 7 होती है बच्चों, ठीक है। चलो तो अब अपना आगे क्या पढ़ना है, अपन को नेक्स्ट पढ़ना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। चलो उसको देख लेते हैं जल्दी से, वो क्या कहता है। चलिए बच्चों देखते हैं लॉ क्या कहता है। ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई डायनेमिकल सिस्टम है और थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये कहता है कि जो एनर्जी होगी, है ना, मान चलो हमारे पास एक सिस्टम है, दिस इज अ डायनेमिकल सिस्टम, और दिस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर इसका चेंज नहीं हो रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये कहता है कि इसमें जो गैस होगी ना, जो एनर्जी होगी, मान चलो यहाँ पे कोई गैस है ना, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है मान चलो n,
कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम n। तो बोलता है कि जो एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को, मान चलो इसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, ऐसे करके, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी सेम मिलेगी, एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी इस सिस्टम की। अगर हम इस सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, अपन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, जितनी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सबका सम कर देंगे। अरे सिंपल सा, मैं आपको और अच्छे समझा रहा हूं। ये कहता है कि एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड अमंग its various degree of freedom of the system and energy associated with each degree of freedom per molecule is 1/2 kVt, 1/2 kVt। समझो, अब हमारी बात को अच्छे से सुनना। मैंने क्या बोला, मान चलो इसके बाद ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम nt है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम nr है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ, वाइब्रेशनल नहीं लेते अभी क्योंकि वाइब्रेशन लेना भी नहीं है अपन को लो टेम्परेचर पे। तो पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी वो होगी इतनी। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालनी है बच्चों, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मुझे बताओ। मान चलो इसके बाद ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n इंटू टी है, तो कितनी एनर्जी आ जाएगी इसके बाद ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी होगी, ये होगी nt/2 kVt। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 1/2 kVt, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशनल nt। अच्छा रोटेशनल कितनी है nr, तो रोटेशनल पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी एनर्जी मिलेगी जितनी क्या मिलेगी पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ एनर्जी, पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी मिलेगी उतनी मिलेगी। मतलब एनर्जी शेयर्ड इक्वली अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज 1/2 kVt। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा nr/2 इंटू kVt, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो याद रखिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से जो एनर्जी मिलेगी इसको, एक मॉलिक्यूल को एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से वो कितनी मिलेगी 2 टाइम्स 1/2 kVt। मैंने आपको ये पहले बताया था कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, दो मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग होता है। तो उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kVt पर मॉलिक्यूल को नहीं मिलेगी, वहां पे 2 × 1/2 kVt मिलेगी, मतलब kVt मिलेगी। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, kVt होगी। लेकिन मान चलो अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, तो ट्रांसलेशनल एक से ज्यादा हो सकती है, रोटेशनल भी हमें पता है ट्रांसलेशनल 3 हो सकती है, रोटेशनल भी 3 हो सकती है। तो मान चलो आप किसी, आपके पास सिस्टम है, आपके पास गैस है। अच्छा ये बताओ ये क्या है, पर मॉलिक्यूल है ना, अगर पर मोल निकालनी होगी तो क्या करोगे, पर मोल निकालनी होगी तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, अगर पर मॉलिक्यूल 1/2 kVt है तो पर मोल कितनी हो जाएगी। अगर मैं पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछूं तो कितनी हो जाएगी, एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी गैस के मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी पर मोल, सॉरी गैस के मॉलिक्यूल के साथ नहीं, किसी गैस के पर मोल के साथ एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एसोसिएटेड होगी, तो वो होगी बच्चों कितनी 1/2 kV इंटू Na इंटू टी, और ये क्या हो जाता है, R हो जाता है, तो 1/2 RT होती है। तो आप पढ़ लेना कि पर मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है कि पर मोल पूछा जा रहा है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं है लॉ। इससे आप इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सिस्टम की क्या निकाल सकते हैं बच्चों, किसी भी सिस्टम की क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, कुछ सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपन को नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था। अपन को देखना है अब स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटमिक एंड डायटमिक गैस। चलो बच्चों अब स्पेसिफिक हीट देखते हैं। और तो हमें पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटमिक डायटमिक गैस हमें निकालना, तो वो दो टाइप की होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर भी होती है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम भी होती है। तो बताओ सबसे पहले अपन देखते हैं सीवी। सीवी क्या होती है, दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन ऐसे ही डिफाइन करते हैं, अब डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज और बताओ, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं क्या कहता है कि dq इक्वल टू du प्लस dw, यही होता है बच्चों। और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर रहे हैं ना, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम dv क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा वर्क क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू du लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो dq की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, du/n इंटू dt। लेकिन du कब लिख सकते हैं, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। du जब लिख सकते हैं जब हमारा वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जब ही हम dq को du लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको, अच्छा ये क्या है,
इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या होता है, या इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या होता है, पहले अपन ये देखते हैं। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस जो होता है वो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस के बराबर। किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस अपन कैसे निकालेंगे, अगर मुझे n मोल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी अभी हमने ये देखा था कि अगर किसी गैस के पास n डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसमें रोटेशन मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल किसी मोल के पास किसी गैस के पास कितनी एनर्जी होती थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, हमने अभी लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें देखा था बच्चों, कितनी होती थी 1/2 RT होती थी पर मोल होती थी, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग होती थी। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है गैस की, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ लेते हैं अपन, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो अपन क्या लिखेंगे F/2 RT। एक क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, क्या है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। लेकिन अगर n मोल के लिए निकालनी है तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल कितनी हो जाएगी, n F/2 RT, this is the kinetic energy of n moles of the gas where F is the degree of freedom, total degree of freedom। इसमें दोनों डिग्री है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी, लेकिन इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, क्योंकि हमें पता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता, अगर F वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल F/2 RT नहीं होता बच्चों, फिर FRT होता। क्यों होता वो मैंने इसके पहले आपको क्लियर किया, अपन को वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना ही, आप तो ऐसा मानो। और रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में हमें पता है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी देता है हमको 1/2, अगर पर मॉलिक्यूल बात कर रहे हैं तो kBT होता है, और पर मोल बात कर रहे हैं तो 1/2 R/T होता है। और हमने माना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है गैस की, F है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, n × F/2 RT। और यही जो काइनेटिक एनर्जी होती है यही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो अगर हम इंटरनल में एनर्जी में चेंज निकाले तो किसके बराबर आ जाएगा, n F/2 RDT, स्मॉल dt आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। तो अपन यहाँ पुट करेंगे तो देखो CV कितना आया बच्चों, CV आया हमारा n dt कट जाएगा, कट गया तो कितना आएगा F/2 × R। आपको याद रखना फॉर्मूला, बाकी सब चीजें भूल जाओ, आपको तो याद रखना CV इक्वल टू क्या होता है F/2 × R। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल भी ट्रांसलेशनल। मोनोएटमिक गैस है तो F कितना रखोगे, 3 रखोगे। अगर डायटमिक गैस है तो F कितना रखोगे, 5 रखोगे। लो टेम्परेचर पे ही बात करेंगे। और ट्राइटमिक गैस है, कुछ नहीं दिया है तो 6 रखेंगे, ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर के बारे में पता नहीं है ना, तो अपन, लेकिन ट्राइटमिक के बारे में पूछा नहीं जाता है क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर CV आ गया तो CP भी आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी आ जाएगा। कैसे बताओ भाई, कैसे आ जाएगा, क्योंकि CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R होता है, तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस CV। तो CP कितना आ जाएगा बच्चों, R प्लस F/2 × R। तो कितना आ जाएगा बच्चों, R को कॉमन ले लो तो 1 प्लस F/2। तो आप CP भी, किसी भी गैस का आप CP भी निकाल सकते हैं अगर आपको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। और अभी मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करा दी है। अच्छा, यहाँ से आप गामा भी निकाल सकते हैं। गामा क्या होता है, दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है, CP/CV होता है कि नहीं होता है, और ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। ये सब चीजें हम जानते हैं। तो गामा कितना आ जाएगा, गामा CP/CV करेंगे अपन तो ये आ जाएगा गामा इक्वल टू 1 + 2/f। आप मानोगे नहीं, नीट 2017 में वाला रिलेशन पूछा गया था कि गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशन है। तो आप गामा भी डिफरेंट गैसेस के लिए निकाल सकते हैं। जैसे गामा अपन वो मोनोएटमिक गैस के लिए निकालना है तो F इक्वल टू कितना रख दोगे, 3 रख दोगे, तो 1 + 2/3 कितना आ जाएगा, 5/3। तो मोनोएटमिक गैस के लिए गामा हो जाएगा 1.66 या 1.67 जो आप बोलते हो। डायटमिक के लिए F कितना रख दोगे, 5 रख दोगे, तो उसका भी गामा आ जाएगा, CP आ जाएगा, CV आ जाएगा, सब कुछ आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। एक लास्ट टॉपिक बचा है, मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम, और उसमें कुछ नहीं, फॉर्मूला ही मुझे बताना है, वो आप किताब से भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो बच्चों, जल्दी से लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो फ्री पाथ हम पहले देख चुके थे। उस फ्री पाथ का अगर हम एवरेज ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। इसमें अपन करते क्या है, अपन एक मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं। अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल का फ्री पाथ क्या होगा, पहले उसका दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करने से पहले जितना वो डिस्टेंस करेगा चलेगा वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों, फ्री पाथ कहलाएगा। तो भाई साहब मान चलो एक मॉलिक्यूल है, इससे कोलाइड करने से पहले कितना चला, मान चलो λ1 चला, ये हो गया इसका फ्री पाथ। फिर से कोलाइड करने के बाद फिर तीसरे मॉलिक्यूल से जाके कोलाइड करने वाला रहेगा। अपन एक ही मॉलिक्यूल की कहानी है, याद रखिए, कितने मॉलिक्यूल की कहानी, एक ही मॉलिक्यूल। एक बार कोलिजन करने के बाद फिर वो रुकेगा तो नहीं, फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाएगा। लो भाई साहब दूसरे मॉलिक्यूल के पास गया कोलाइड करने के लिए, फिर इससे कोलाइड करने के बाद फिर तीसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा। लो भाई साहब तीसरे मॉलिक्यूल के पास गया कोलाइड करने, फिर ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पास जाएगा, मान चलो ये गया, लो भाई साहब फिर ये ऐसा गया, मान के लो यहाँ फिर से कोलाइड करने गया। अच्छा याद रखिए, एक मॉलिक्यूल
हर बार कोलाइड करने से पहले सेम डिस्टेंस नहीं चलता है। देखो यहाँ पे λ1 चला, यहाँ λ2 चला, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का जो फ्री पाथ होता है वो भी अलग अलग होता है और जिगजैग पाथ में चलता है। तो अपन करेंगे क्या, अपन को अगर मीन फ्री पाथ निकालना है इस मॉलिक्यूल का तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टोटल फ्री पाथ। टोटल फ्री पाथ मतलब क्या, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 जितने भी हैं अपने, अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। देखो इसने कितने कोलिजन चले, कितना कोलिजन हुआ इसका, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो अपन इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। समझ में आया? तो ऐसे निकाला जाता है मीन फ्री पाथ। मैं यहाँ पे डेरिवेशन पे नहीं जाने वाला हूँ, मैं बस सिर्फ आपको बता रहा हूँ मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन ये होती है, टोटल फ्री पाथ अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स। एक मॉलिक्यूल को पकड़ो और देखो वो कोलाइड होने से पहले हर बार कितना डिस्टेंस चल रहा है, उन सबका सम करो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ कोलिजन्स के, है ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत सारे लिए जाते हैं। अगर आपको मीन फ्री पाथ की एक्चुअल निकालना है तो यहाँ पे मतलब सही वैल्यू निकालनी तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज्यादा लेने होंगे, बहुत ज्यादा फ्री पाथ का आपको एवरेज लेना होगा, ठीक है। चलो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको लैम्डा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू स्मॉल एन। याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, या फिर इसको ना हम एनडी कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 1/√2 पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू एनडी। अच्छा, डी क्या है, डी है यहाँ पे मॉलिक्यूलर डायमीटर। क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर डायमीटर, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल के स्फेरिकल माना हुआ है तो मॉलिक्यूलर डायमीटर। हमसे एक बार ये पूछा गया था कि मीन फ्री पाथ डी की किस पावर के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो डी की -2 के प्रोपोर्शनल होता है, ये आंसर था उसका। तो -2 उसका आंसर जाएगा, ठीक है। और एनडी क्या है, एनडी है मॉलिक्यूलर डेंसिटी। क्या है एनडी यहाँ पे बच्चों, मॉलिक्यूलर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। और ये बहुत बड़ी होती है, मतलब 10 का 26 27 इतना ज्यादा होती है इसकी वैल्यू। इतना समझ में आ गया। अब डिफरेंट टेम्परेचर के टर्म्स में आना चाहिए, प्रेशर के टर्म्स में आना चाहिए, वॉल्यूम के टर्म्स में निकालते आना चाहिए मीन फ्री पाथ। तो अब मेरी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे। देखो, अब हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस। यही होता है कि नहीं होता है। मास ऑफ द गैस क्या हो सकता है, ये हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। यही होगा ना बच्चों, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन, इसको अपन डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यही तो टोटल मास ऑफ द गैस होगा। बहुत बढ़िया। अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, आप देखो एनडी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू एनडी इंटू स्मॉल एम लिख सकते हैं। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। बहुत बढ़िया। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, एनडी की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, जल्दी से देखो तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या बना लैम्डा वार इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे एनडी की जगह क्या लिख देंगे, रो अपॉन एम, एम ऊपर चला जाएगा, √2 पाई डी स्क्वायर रो। एक फॉर्मूला ये बन गया हमारा। रो डेंसिटी ऑफ द गैस है बच्चों, और एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। चलो इसको अपन अब टेम्परेचर के टर्म्स में लाते हैं, टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिखते हैं इसी फॉर्मूले को, मीन फ्री पाथ को। तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो अब आपको अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, पी अपॉन रो, अभी मैंने पढ़ा था, पी अपॉन रो कितना होता है, RT बाय MW होता है कि नहीं होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। और R बराबर क्या पढ़े थे हम, याद करो, R बराबर क्या पढ़े, हमें एक्चुअली में रो की वैल्यू निकालनी थी। रो की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो R क्या होता है, R होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू, अभी हमने पढ़ा था, इनटू केवी इनटू टी अपॉन MW। अच्छा, Na को अपन यहाँ ला सकते हैं नीचे। ये क्या है, A है मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, इतने, तो ये स्मॉल m ही तो है बच्चों। तो क्या लिखोगे, Kv इंटू टी अपन, ये पहले भी बात कर चुके हैं, स्मॉल m, तो P अपॉन रो इक्वल टू Kv टी अपॉन m। ये भी आप फॉर्मूला याद रखें क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मैंने क्या बताया, पूरा KTG फॉर्मूला बेस्ड है, और कुछ चीज आपको रटनी ही है, समझने से ज्यादा कुछ चीज आपको रटनी है। जैसे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम याद ही होनी चाहिए, मोनोएटम में डायटम, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, समझ में आ गया, अच्छी बात, नहीं आया तो आपको रटना है। और किसी भी गैस की आप टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, तो आपको पता है कि अगर उसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो पर मोल जो एनर्जी होगी वो 1/2 RT होगी, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल कितनी होती है, 1/2
अगर पर मोल कर रहे हैं तो 1/2 RT होती है, और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल बात कर रहे हैं तो 1/2 केवीटी होती है। तो मल्टीप्लाई कर दो जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास, और रोटेशनल और ट्रांसलेशनल 1/2 केवीटी का ही अपना शेयर देते हैं, अपनी एनर्जी में अपना शेयर करते हैं, जबकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना देता है 2 × 1/2 केवीटी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो वहां पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा तो 1/2 × 2 × केवीटी करेंगे अपन। ठीक है, अपन आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। अब क्या करो यहाँ पे रो बाय एम, इसको अपन ऐसा, ये तो एक फॉर्मूला था है ना, तो एम बाय रो कितना आ जाएगा, एम को यहाँ लेके आ जाओ, पी यहाँ आ गया, तो एम बाय रो कितना आ जाएगा केवीटी इंटू अपन पी, तो लिख लो लैम्डा बार, एक और फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से √2πd², और एम अपन रो की जगह क्या लिखेंगे kBT अपन पी, ये भी एक फॉर्मूला है। ये टेम्परेचर के टर्म्स में आ गया, प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर, और केवी क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन होती है इसकी यूनिट। ठीक है, चलो इतना हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज बतानी है, मीन फ्री टाइम। ठीक है, तो कैसे निकालो मीन फ्री टाइम, मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइम तो वो ये था, कोलिजन होने से पहले जो उसको टाइम लगता है वो उसका क्या कहलाता है, फ्री टाइम कहलाता है, और उन सबका एवरेज अगर हम ले लेंगे तो वो मीन फ्री टाइम हो जाएगा। तो वो जो अपना मीन फ्री टाइम आता है वो क्या आता है, टाइम इक्वल टू क्या पढ़ा है अपन ने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। डिस्टेंस मतलब मीन फ्री पाथ अपॉन स्पीड क्या लेनी है VRMS। अब आप मीन फ्री पाथ के फॉर्मूले जानते हैं, VRMS के फॉर्मूले जानते हैं, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चे, मीन टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा केटीजी खत्म करा दिया, मैंने आपको पूरे फॉर्मूले शॉर्ट में बता दिए हैं। आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आप केटीजी को समाप्त कर पाएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।